स्टूडेंट, वेलकम टू आई साइंस में आपका स्वागत है। आज मैं आपके सामने फिजिक्स क्लास 12 रोटेशनल डायनामिक्स का सेकेंड लेक्चर लेके आया हूँ। फर्स्ट लेक्चर में मैंने आपको सर्कुलर मोशन के बारे में डिस्कस किया था और उसके टर्म्स और उनके बीच में रिलेशन और एक न्यूमेरिकल भी सॉल्व हुआ था। आज जो हमारा सेकेंड लेक्चर है वो भी सर्कुलर मोशन पे ही है, लेकिन यहाँ पे हम स्टडी ये करेंगे कि जो सर्कुलर मोशन होता है उसके पीछे का कारण क्या है, कि क्यों सर्कुलर मोशन होता है। तो उसके लिए मैं आपके सामने डायग्राम बनाता हूं सर्कुलर पाथ का। तो सपोज ये एक सर्कुलर पाथ है, ये सर्कुलर पाथ का सेंटर है और यहाँ पे आपका पार्टिकल है पॉइंट ए पे और ये आपका सर्कुलर पाथ है। तो ये सेंटर है, सर्कुलर पाथ है, पार्टिकल मूव कर रहा है सर्कुलर पाथ में। अज्यूम करते हैं कि वो जो मूव कर रहा है वो मूव कर रहा है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ठीक है। उसकी वेलोसिटी ओमेगा है, एंगुलर वेलोसिटी। याद है, आई होप आपको याद होगा एंगुलर वेलोसिटी। अब एक और चीज बताना है, वो है आपका रेडियस वेक्टर। हम लोग जानते हैं कि जो उसका रेडियस वेक्टर होता है उसका डायरेक्शन अवे फ्रॉम द सेंटर होता है, अवे फ्रॉम द सेंटर। ये मैंने लास्ट टाइम बताया हुआ है। रेडियस जो वेक्टर होता है उसका सेंटर से पार्टिकल की तरफ जो पाथ पे है उस तरफ डायरेक्शन होता है। सो दैट इज आवर रेडियस वेक्टर। अब ये समझाने के लिए कि ये पार्टिकल सर्कुलर पाथ कैसे फॉलो कर रहा है, उसके लिए मुझे आपको एक एग्जांपल देना पड़ेगा। कंसीडर करिए कि आपके हाथ में एक स्ट्रिंग है, धागा है और आपने एक एंड पे पत्थर बांधा हुआ है। अब आप क्या करेंगे, धागे को एक हाथ में पकड़ के घुमाएंगे। अब जब आप उस धागे को घुमाएंगे तो आपका जो पत्थर है वो एक सर्कुलर मोशन फॉलो करेगा, सर्कुलर पाथ पे घूमेगा, मतलब इट इज फॉलोइंग अ सर्कुलर मोशन। अब आप क्या करिए, इस एक्टिविटी के करते समय अचानक अपने हाथ से धागे को छोड़ दिए, स्ट्रिंग को रिलीज करिए। जैसे आप स्ट्रिंग को रिलीज करेंगे, छोड़ देंगे, तो आप देखेंगे पत्थर सर्कुलर पाथ में अभी नहीं घूम रहा है। कहाँ घूम रहा है, कहाँ किस तरफ जा रहा है वो, आप देखेंगे कि वो स्ट्रेट जा रहा है, स्ट्रेट लाइन में जा रहा है। अब इनर्शिया क्या बोलता है कि एक बॉडी की टेंडेंसी होती है कि वो अपने जो ओरिजिनल डायरेक्शन में ही मूव करेगा। इसका मतलब है कि अगर आपके हाथ से छोड़ने के बाद अगर पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में जा रहा है, मतलब सर्कुलर पाथ में होने के बावजूद पार्टिकल का जो डायरेक्शन था मोशन का वो हमेशा स्ट्रेट लाइन में ही था। इसीलिए हम लोग को वो डायरेक्शन दिखाना पड़ता है सर्कुलर मोशन में। तो ये जो पाथ होगा स्ट्रेट लाइन पाथ। तो ये जो वेलोसिटी होती है उसको हम लोग v से डिनोट करते हैं और इसको बोलते हैं लीनियर वेलोसिटी। आप समझ सकते हैं लीनियर वेलोसिटी क्यों बोलेंगे, क्योंकि वो स्ट्रेट लाइन में है, जबकि इसको हम लोग बोलेंगे एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है। तो इससे ये पता चल रहा है कि आपका जो पार्टिकल का जो वेलोसिटी का डायरेक्शन इट इज ऑलवेज डायरेक्टेड इन अ स्ट्रेट लाइन। क्वेश्चन है कि सर अगर पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में है तो फिर वो सर्कुलर पाथ कैसे फॉलो करिए, वही मैं आपको समझाने वाला हूँ। अच्छा, समझाने स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि हम लोग ये जो मोशन कंसीडर कर रहे हैं वो कर रहे हैं कि ओमेगा कांस्टेंट है और वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट है, मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, जिसको आप स्पीड बोल सकते हैं, इज कांस्टेंट। मतलब स्पीड चेंज नहीं हो रहा है। ऐसे मोशन को, ऐसे सर्कुलर मोशन को हम लोग बोलते हैं यूसीएम। यूसीएम यूसीएम का फुल फॉर्म अगर आपको चाहिए तो उसका फुल फॉर्म है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो अगर आपसे कोई पूछे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होता है, तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन वो सर्कुलर मोशन होता है जहां पे पार्टिकल का वेलोसिटी, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी या स्पीड, आप स्पीड भी बोल सकते हैं क्योंकि स्पीड स्केलर क्वांटिटी है, उसमें से मैग्नीट्यूड आएगा। और अगर आप वर्ड वेलोसिटी बोल रहे हैं तो आपको बोलना पड़ेगा मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, क्योंकि वेलोसिटी में दो चीज होता है, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, उसमें मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है। लेकिन यहाँ पे मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, इसलिए या तो स्पीड बोलिए या मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी बोलिए, वो कांस्टेंट है। तो इस तरह के मोशन को हम लोग बोलते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन।
अब इस पे एक क्वेश्चन है कि अगर ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है तो क्या इसमें एक्सेलरेशन है? अब किसी बॉडी में या पार्टिकल में एक्सेलरेशन कब होगा? तब होगा जब आपको मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था, तब होता है जब वेलोसिटी चेंज होती है। तो मेरा क्वेश्चन है, क्या वेलोसिटी चेंज हो रही है? आप में से कोई बोलेगा नहीं सर वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है, वो गलत आंसर है। वेलोसिटी चेंज हो रही है। अब आप बोलेंगे सर आपने तो लिखा कि ये कांस्टेंट है। मैंने क्या लिखा है? मैंने लिखा है कि मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है। वेलोसिटी में दो चीज होता है, किसी भी वेलोसिटी में दो चीज होता है, एक मैग्नीट्यूड होता है और एक डायरेक्शन होता है, क्योंकि वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है। माना कि हम लोग ने अज्यूम किया है कि वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, लेकिन उसका डायरेक्शन का क्या? अभी पॉइंट ए पे ये डायरेक्शन है, अगर मैं कोई और पॉइंट ले लूं, सपोज यहाँ पे पॉइंट ले लूं बी पॉइंट, यहाँ पे उसका डायरेक्शन ऐसा हो जाएगा। इसको हम लोग टैंजेंशियल बोलते हैं क्योंकि ये परपेंडिकुलर है रेडियस को। अगर आप कहीं और पॉइंट लेंगे तो उसका डायरेक्शन चेंज इस तरफ हो जाएगा, मतलब डायरेक्शन वेलोसिटी का कंटिन्यूअसली चेंज हो रहा है। तो मैग्नीट्यूड या डायरेक्शन में से अगर कोई भी एक चेंज हो रहा है या दोनों चेंज हो रहा है तो हम ये बोलेंगे कि वेलोसिटी इज चेंजिंग। वेलोसिटी इज चेंजिंग। देखिए बड़ा कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट है यहाँ पे और यहाँ पे, लेकिन अभी वापस मैं बोलना चाहता हूँ, मैंने यहाँ पे सिर्फ मैग्नीट्यूड बोला है, यहाँ पर स्पीड बोला है, जबकि यहाँ पे मैंने बोला है वेलोसिटी इसलिए चेंज हो रही है कि उसका हर पॉइंट पे सर्कुलर पाथ में डायरेक्शन चेंज हो रहा है। तो वेलोसिटी कैसे भी चेंज हो, अगर वेलोसिटी चेंज हो रही है या उसका मैग्नीट्यूड या उसका डायरेक्शन, एक्सेलरेशन तो होगा। अगर वेलोसिटी चेंज हो रही है देयर हैज टू बी एन एक्सेलरेशन। तो यहाँ पे जो एक्सेलरेशन क्रिएट हो रहा है वो किस वजह से क्रिएट हो रहा है? बिकॉज ऑफ द चेंज इन डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज होने की वजह से यहाँ पे एक्सेलरेशन क्रिएट हो रहा है। मैग्नीट्यूड की वजह से नहीं हो रहा है, क्योंकि मैग्नीट्यूड तो कांस्टेंट है, उसकी वजह से कोई एक्सेलरेशन नहीं हो रहा है। जो भी एक्सेलरेशन हो रहा है वो वेलोसिटी के डायरेक्शन चेंज होने की वजह से हो रहा है। और वो एक्सेलरेशन किधर है? वो एक्सेलरेशन है टुवर्ड्स द सेंटर। वो जो एक्सेलरेशन है अलोंग द रेडियस टुवर्ड्स द सेंटर है, इसको हम लोग ने डिनोट किया हुआ है AR। अब AR को कहा जाता है रेडियल एक्सेलरेशन या फिर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। अब रेडियल तो आप समझ सकते हैं कि रेडियल वर्ड क्यों यूज किया है। रेडियल क्योंकि अलोंग द रेडियस। सेंट्रीपिटल क्यों बोलते हैं? क्योंकि इट इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर। ये जो एक्सेलरेशन है ये सेंटर की तरफ डायरेक्टेड है, इसलिए इसका नाम सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन भी है। तो यही वो एक्सेलरेशन है जिसकी वजह से जो पार्टिकल का डायरेक्शन लीनियर था लेकिन एक्सेलरेशन उसको अपने सेंटर की तरफ खींच रहा है, तो दोनों का रिजल्टेंट जो है उसकी वजह से पार्टिकल एक सर्कुलर पाथ फॉलो करता है। अगर ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ना हो तो ये पार्टिकल सर्कुलर पाथ फॉलो नहीं करेगा। ये पार्टिकल जो सर्कुलर पाथ फॉलो कर रहा है इट इज ओनली एंड ओनली बिकॉज ऑफ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है पार्टिकल का सर्कुलर मोशन। आई होप यू अंडरस्टैंड। ये मैं जो आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं, मैं ये अज्यूम कर रहा हूं कि बॉडी परफॉर्म कर रही है यूसीएम, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अब ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, इसका फॉर्मूला भी है, तो मैं आपको फॉर्मूला दे देता हूं। फॉर्मूला है AR, अगर वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो AR वेक्टर इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर R वेक्टर। इसका डेरिवेशन एक्चुअली आपको लास्ट ईयर था, इस साल नहीं है, तो मैं नहीं डिस्कस कर रहा हूँ। ये उसका फॉर्मूला है रेडियल या सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का। अब इसमें एक चीज क्वेश्चन है कि सर ये माइनस साइन क्यों है? माइनस साइन इसलिए है क्योंकि यहाँ पे आपका रेडियल एक्सेलरेशन है वेक्टर क्वांटिटी, रेडियस वेक्टर है वेक्टर क्वांटिटी, दोनों की डायरेक्शन क्या है? रेडियस की आउटवर्ड है, अवे फ्रॉम द सेंटर, और एक्सेलरेशन की टुवर्ड द सेंटर। दो वेक्टर अगर ऑपोजिट डायरेक्टेड हो तो उनको हम लोग को नेगेटिव साइन से दिखाना पड़ता है। ये वेक्टर्स का कांसेप्ट है, उनका थियरी है। तो दो वेक्टर अगर ऑपोजिटली डायरेक्टेड है तो यू हैव टू शो विद अ नेगेटिव साइन।
हाँ, अगर आप इसको मैग्नीट्यूड के फॉर्म में दिखाना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं ओमेगा स्क्वायर आर। इसको और एक 2-3 फॉर्म में लिख सकते हैं। वो कैसे? वैसे है कि वेलोसिटी और ओमेगा के बीच में रिलेशन है, ये भी 11th में था, आर ओमेगा। लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी के बीच में रिलेशन है v इक्वल टू आर ओमेगा, ये 11th स्टैंडर्ड में है, फॉर्मूला दिया गया है। तो वो फॉर्मूला यहाँ यूज करेंगे तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं v स्क्वायर बाय आर या इज इक्वल टू v ओमेगा। आप ये एक टर्म इसमें सब्स्टिट्यूट कर ले, आपको 2 और फॉर्म मिल जाएगा। तो ये 3 फॉर्म में आपके किसके रेडियल या सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, यही वो रिस्पॉन्सिबल है फॉर द सर्कुलर मोशन ऑफ द बॉडी। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जो मुझे बताना था। अब इसमें एक अलग क्वेश्चन खड़ा हो सकता है, वो ये कि सर आपने ये अज्यूम किया है कि यूसीएम है, क्या हो अगर ये वेलोसिटी जो मैग्नीट्यूड आप बोल रहे हैं, जो स्पीड बोल रहे हैं कांस्टेंट ना हो तो क्या? वेरी गुड, ये भी एक पॉसिबिलिटी हो सकती है कि इफ, अब पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है? इफ स्पीड is not constant, स्पीड कांस्टेंट नहीं है तो उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम बोलेंगे नॉन यूसीएम। अभी नॉन यूसीएम मतलब डायरेक्शन तो चेंज हो रहा है, मैग्नीट्यूड भी चेंज हो रहा है। अब देखिए क्या होगा, मतलब ओमेगा भी चेंज हो रहा है, v भी चेंज हो रहा है। अब ये जो एक्सेलरेशन आया था वो किस वजह से आया था? क्योंकि वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज हो रहा था। अब डायरेक्शन के साथ मैग्नीट्यूड भी चेंज हो रहा है, मतलब एक और एक्सेलरेशन आएगा। बड़ा मजेदार बात है ये आपकी वेलोसिटी है, ये आपका एक्सेलरेशन है टुवर्ड द सेंटर। अब ये जो वेलोसिटी थी इट वाज इस डायरेक्शन चेंज हो रहा था, उसकी वजह से सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन था। अब इसका अगर मैग्नीट्यूड भी, स्पीड भी चेंज हो रहा है तो एक और एक्सेलरेशन क्रिएट होता है अलोंग द लाइन ऑफ वेलोसिटी, मतलब टेंजेंट टू द रेडियस। उसका सिंबल है AT, उसको बोलते हैं टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। ये कब आएगा वापस बताओ? ये एक्सेलरेशन यूसीएम में नहीं देखने को मिलेगा, ये एक्सेलरेशन नॉन यूसीएम में। अभी देखिए आपको एग्जांपल चाहिए यूसीएम और नॉन यूसीएम का, तो मैं बता सकता हूँ। अगर आप पंखा ऑन करते हैं और थोड़ी देर के बाद पंखे का ब्लेड एक कांस्टेंट स्पीड से घूमता है तो वो आपका यूसीएम हो गया, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो गया। अगर आप स्विच ऑन करते हैं और स्टार्टिंग में जो 0 से धीरे धीरे बढ़ता है वो नॉन यूसीएम। या फिर अगर आपने स्विच ऑफ कर दिया पंखे का और धीरे धीरे वो स्लो होता गया, वो भी नॉन यूसीएम है। हाँ, एक बार वो कांस्टेंट स्पीड से घूमने लगा तो वो यूसीएम हो जाएगा। तो ये आपको एग्जांपल समझ में आ गया होगा। तो अगर आपका वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड भी चेंज हो रहा है तो ये एक्सेलरेशन तो है ही रेडियल, वो तो डायरेक्शन की वजह से। अब मैग्नीट्यूड चेंज होने की वजह से जो नया एक्सेलरेशन आएगा उसको हम बोलते हैं टेंजेंशियल एक्सेलरेशन डिनोटेड बाय AT। इसका डायरेक्शन क्या होगा? दो डायरेक्शन होगा। क्या? अगर आपका वेलोसिटी बढ़ रहा है तो AT is same as V, मतलब V का डायरेक्शन ये है ना, तो वही डायरेक्शन में आपका AT भी होगा। ठीक है, दिस पॉइंट। हाँ, अगर वेलोसिटी घट रही है AT ऑपोजिट टू V, तो अगर सपोज एक जगह मैं एक और इसी में दिखा देता हूँ, अगर आपका V घट रहा है तो फिर एक्सेलरेशन उसके डायरेक्शन में होगा, एक्सेलरेशन ऑपोजिट होगा क्योंकि घटा रहा है उसको, मगर उसी के लाइन में होगा। तो ये एक्सेलरेशन नया क्रिएट हो जाता है। कब? नॉन यूसीएम। एक और एक्सेलरेशन क्रिएट होगा आपका, जब तक ओमेगा चेंज नहीं हो रहा था तो एंगुलर वेलोसिटी अगर चेंज नहीं हो रही है तो कौन एंगुलर एक्सेलरेशन नहीं आएगा। लेकिन अगर आपकी एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा भी चेंज हो रही है तो आपका अल्फा भी आएगा। याद है ना, फर्स्ट लेक्चर में बताया था एंगुलर एक्सेलरेशन, जिसके बारे में हम लोग लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर चुके थे, तो ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं है। तो मुझे सिर्फ इतना ही बताना है, यूसीएम और नॉन यूसीएम में फर्क ये है कि यूसीएम में स्पीड कांस्टेंट है, नॉन यूसीएम में स्पीड कांस्टेंट नहीं है। नॉन यूसीएम में दो एक्सेलरेशन एक्स्ट्रा कंसीडर करना पड़ता है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन अलोंग द लाइन ऑफ वेलोसिटी
एंड एंगुलर एक्सेलरेशन वो राइट हैंड रूल से जो निकलता था। ये दो एक्सेलरेशन नॉन यूसीएम में है जो आपको यूसीएम में देखने को नहीं मिलता है। तो बड़ा इस चीज को कंसेप्ट को बड़ा ध्यान रखिएगा। अगर न्यूमेरिकल में कभी ऐसा क्वेश्चन आ गया तो ध्यान से पढ़िएगा वो यूसीएम की बात कर रहा है कि नॉन यूसीएम की बात कर रहा है। वैसे अगर थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी आ गया तो ये ध्यान रखना है किस जगह पे आपको ये चीज एक्सप्लेन करना है या सॉल्व करना है। वो टर्म नाम देख के आपको ये चीज पता चलती है। तो ये मैंने आपको समझाया यूसीएम एंड नॉन यूसीएम। अब मैं आपको एक और टॉपिक, इंपॉर्टेंट टॉपिक बताने वाला हूं और उसका नाम है सेंट्रीपिटल फोर्स। इसमें कुछ बहुत बड़ा चीज नहीं है। जब भी एक्सेलरेशन होगा तो उसका कारण कौन होगा? फोर्स होगा, क्योंकि ये न्यूटन का पहला लॉ है। Every body continues in its state of rest or of uniform motion unless acted upon by an unbalanced external force। अगर किसी पार्टिकल में एक्सेलरेशन है तो उसके पीछे कारण है फोर्स। तो अगर यहाँ पे यूसीएम में एक्सेलरेशन है तो वहां पे फोर्स होना ही चाहिए। तो सिंस एक्सेलरेशन का नाम हमने सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन बोला तो फोर्स को हम नाम बोलेंगे सेंट्रीपिटल फोर्स। और फोर्स का फॉर्मूला होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, है कि नहीं? तो आप वो तीन फॉर्मूला मास के साथ लिख सकते हैं, m ओमेगा स्क्वायर r या फिर m v स्क्वायर बाय r या फिर m v ओमेगा। m एक्स्ट्रा डालना है और तो एक्सेलरेशन का वही होगा। ये सेंट्रीपिटल फोर्स है। सेंट्रीपिटल फोर्स is a force which is acting again toward the center of the circular part। और इस सेंट्रीपिटल फोर्स या एक्सेलरेशन की वजह से ही आपका पार्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म करता है। अब यहाँ पे टेक्स्ट वाले क्लियर करना चाहते हैं कि सेंट्रीपिटल फोर्स इज नॉट अ टाइप ऑफ फोर्स। जैसे आपने 11 में पढ़ा था कि भाई ग्रेविटेशनल फोर्स एक टाइप ऑफ फोर्स है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स एक टाइप ऑफ फोर्स है, न्यूक्लियर फोर्स एक टाइप ऑफ फोर्स है। तो सेंट्रीपिटल टाइप जैसा नहीं है। सेंट्रीपिटल फोर्स एक डिस्क्राइबिंग फोर्स है, एक डिस्क्राइब करता है फोर्स को। जैसे कि अभी अर्थ घूमता है सन के अराउंड पाथ में, सर्कुलर पाथ में, तो वहां पे किस वजह से घूम पा रहा है? मैंने बोला कोई भी अगर बॉडी घूमती है तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है, सेंट्रीपिटल फोर्स। तो वहां पे कौन है? वहां पे है ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द सन। सन का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो काम कर रहा है एज अ सेंट्रीपिटल फोर्स, जिसकी वजह से अर्थ घूम रहा है। वही मून के लिए भी है अराउंड द अर्थ। दूसरा एग्जांपल आपका न्यूक्लियस से एटम का इलेक्ट्रॉन गोल गोल घूम रहा है। तो सर्कुलर पाथ में इलेक्ट्रॉन घूम रहा है मतलब वहां भी सेंट्रीपिटल फोर्स होना चाहिए। कौन है उधर सेंट्रीपिटल फोर्स? उधर सेंट्रीपिटल फोर्स है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच का उस फोर्स को कूलम्स लॉ के हिसाब से कहा जाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तीसरा एग्जांपल मैंने आपको बोला धागे से पत्थर को बांधो और गोल गोल घुमाओ। वहां पे कौन है सेंट्रीपिटल फोर्स? ये शायद आपने पहली बार में सुन रहे होंगे। वहां पे धागे में एक फोर्स एक्ट होता है, उसको हम लोग बोलते हैं टेंशन। अभी आगे बहुत बार शायद आपने 11 में पढ़ा होगा टेंशन। यस, मेरे ख्याल से था लॉज ऑफ मोशन चैप्टर में ये वर्ड है टेंशन इन द स्ट्रिंग। तो ये टेंशन जो स्ट्रिंग में क्रिएट होता है वो उसको पुल करता है सेंटर की तरफ, दैट इज एक्टिंग एज अ सेंट्रीपिटल फोर्स। और एक चौथा एग्जांपल जो हम आगे पढ़ने वाले हैं, एक गाड़ी अगर सर्कुलर रोड पे गोल जा रही है सर्कुलर पाथ में, राउंड द बेंड ऑफ अ रोड, तो कैसे जा पाती है सर्कुलर पाथ में? वहां भी एक सेंट्रीपिटल फोर्स होना चाहिए। है कौन है? फ्रिक्शन। इसके बारे में और डिटेल में हम पढ़ने वाले आगे, लेकिन मैं बताना चाहता हूँ इट इज फ्रिक्शनल फोर्स। स्टैटिक फ्रिक्शन, टायर और रोड के बीच में जो कांटेक्ट होता है उनके बीच में एक स्टैटिक फ्रिक्शन होता है जो एक्ट करता है टुवर्ड द सेंटर, और वो काम करता है आपका सेंट्रीपिटल फोर्स का। तो सेंट्रीपिटल फोर्स अपने आप में कोई फोर्स नहीं है, वो तो जो फोर्स एक्ट कर रहे हैं टुवर्ड द सेंटर उन सबको कहा जाता है सेंट्रीपिटल फोर्स। तो ये चीज क्लियर हो गया। अब इसके साथ एक और फोर्स आता है, उसका नाम है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ये फोर्स आपको समझाने के लिए, मतलब ये बड़ा अजीबोगरीब फोर्स इसलिए है क्योंकि ये वो फोर्स है जिसको न्यूटन का लॉज एक्सप्लेन नहीं कर पाया। बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट है, न्यूटन के जो लॉज है फोर्स को एक्सप्लेन नहीं कर पाए। एग्जांपल मैं आपको देता हूँ कि अगर सपोज आप एक बस में जा रहे हैं, कार में जा रहे हैं, और अगर अचानक टर्न मारती है कार या बस लेफ्ट में, तो आपका बॉडी राइट में शिफ्ट होता है।
ऐसा लगता है कि आपको कोई राइड में पुल कर खींच रहा है। अगर आप वो मैरी गो राउंड में बैठेंगे, घोड़ा होता है गोल गोल घूमता है मैरी गो राउंड, जब स्टार्ट होता है तो आपका घोड़ा बाहर की तरफ पुल हो रहा है, आपको लगता है कोई आपको बाहर खींच रहा है। तो उस समय जो न्यूटन्स के लॉज थे उसको अप्लाई करके हम लोग को देखा कि हम लोग इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाए, कौन है जो उसको बाहर खींच रहा है। भाई ये तो समझ में आता है सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से गोल घूम रहा है, लेकिन कौन है जो बाहर खींच रहा है। तो तब एक कंसेप्ट आया उस समय फ्रेम ऑफ रेफरेंस का। एक होता है इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस और एक होता है नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इसके बारे में काफ़ी डिटेल में आपकी 11th में है, लेकिन फिर भी मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ। इनर्शियल फ्रेम मतलब आप जिस जगह पे बैठे हैं, जिस पार्ट में बैठे हैं आप, जहाँ पे मोशन हो रहा है, वहाँ या तो बॉडी स्टेशनरी, जैसे अर्थ पे आप बैठे, हम लोग अज्यूम करते हैं स्टेशनरी, इवन दो इट इज मूविंग, हम लोग अज्यूम करते हैं स्टेशनरी, या फिर आप ऐसे जगह बैठे हैं जो मूव कर रहा है विद यूनिफॉर्म स्पीड, तो उसको फ्रेम ऑफ रेफरेंस को बोलते हैं इनर्शियल। लेकिन अगर आप कोई नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में बैठे, मतलब वो बॉडी, वो जिस जगह बैठे हैं उसमें एक्सेलरेशन है। अभी हमारे ये जो सर्कुलर मोशन है सब एक्सेलरेटेड मोशन है, ये भी एक्सेलरेशन में, इसमें मैंने बताया इसको। तो जब एक्सेलरेटेड मोशन में आप बैठते हैं तो वो जाता है नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अब नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में न्यूटन्स लॉज अप्लाई नहीं हो पाता। हमारा सर्कुलर मोशन नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, तो इसलिए न्यूटन इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को। अब तो इसको हम लोग फिर इसको नाम क्या दे दिया गया भाई, सूडो फोर्स है। सूडो मतलब फॉल्स, इसको फॉल्स कहा जाता है, लेकिन ये एग्जिस्ट तो करता है। ये क्या काम करता है, ये बाहर की तरफ खींचता है, सेंट्रीपिटल अंदर की तरफ खींचता है और ये उसको बाहर को, बॉडी को बाहर की तरफ खींचता है। ये एक्चुअली थोड़ी, अभी आप जब मैरी गो राउंड गोल गोल घूम रहा होगा तो स्टार्टिंग में आपको बाहर ऐसा लगेगा खींचता है, लेकिन एक बार है ना कांस्टेंट हो जाएगा ना, फिर आपको नहीं लगेगा कोई खींच रहा है। तब क्या होता है पता है, उस स्टार्टिंग में वो बढ़ रहा होता है इसलिए आपको लगता है बाहर खींच रहा है, लेकिन जब एक कांस्टेंट स्पीड हो जाता है ना, तो आपका जो सेंट्रीपिटल फोर्स है सेंटर की तरफ और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अवे फ्रॉम द सेंटर, वो बैलेंस हो जाता है। वो बैलेंस कंडीशन में क्या हो जाएगा कि आपका सेंट्रीपिटल फोर्स विल बी इक्वल टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, दोनों इक्वल हो जाता है। तो सेंट्रीपिटल को इसलिए रियल फोर्स कहा जाता है और इसको कहा जाता है सूडो फॉल्स फोर्स। तो ये है आपका एक्चुअल टॉपिक ऑन सर्कुलर मोशन। 2 लेक्चर में आपको मैंने पूरा डिटेल में सर्कुलर मोशन समझाया है, लेकिन जैसे कि मैंने कहा कि कोई भी लेक्चर बिना न्यूमेरिकल के मैं कंप्लीट नहीं मानता, तो उस वजह से आपके सामने एक मैं न्यूमेरिकल सॉल्व करना चाहूँगा। सो यहाँ पे हमारे सामने एक सम है जो मैं आपके सामने लाया हूँ, टेक्स्ट बुक का एक क्वेश्चन है। Coefficient of static friction between a coin and a gramophone disc is 0.5. एक ग्रामाफोन डिस्क है, पुराने जमाने में वो डिस्क आता था, वो चलता था गोल गोल, उसमें से म्यूजिक आती है, तो उसको हम लोग ग्रामाफोन डिस्क बोलते हैं। ऐसा गोल गोल घूमता है, उस पे कॉइन रखा हुआ है और उनके बीच में जो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है, स्टैटिक फ्रिक्शन, जिसका सिंबल है म्यू एस, ये आपने लास्ट ईयर पढ़ा है, 0.5 है। रेडियस ऑफ द डिस्क, ये जो डिस्क है उसका रेडियस जो है 8 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो रेडियस इज 8 सेंटीमीटर। इसको ऐसा यूनिट में लिखेंगे तो 8 × 10⁻² मीटर। इनिशियली द सेंटर ऑफ द डिस्क इज 2 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर। हमने कॉइन, सेंटर ऑफ द कॉइन, हमने कॉइन रखा है, उसका सेंटर, ये आपका सेंटर, उसे 2 सेंटीमीटर की दूरी पे, तो उसको मैं स्मॉल r से डिनोट करता हूँ, which is 2 × 10⁻² मीटर। अब मैं इसमें एक क्लैरिफिकेशन देना चाहूँगा कि टेक्स्ट बुक में यहाँ पे पाई सेंटीमीटर लिखा है, लेकिन पाई सेंटीमीटर से टेक्स्ट बुक का आंसर मैच नहीं होता है। अगर हम 2 सेंटीमीटर लेंगे तो ही वो आंसर मैच होता है, इसलिए मैंने उसको 2 सेंटीमीटर करेक्ट किया हुआ है। ठीक है, ये दिया हुआ आपका कॉइन यहाँ पे, डिस्क का रेडियस 8 है। इसमें 2 क्वेश्चन पूछा है कि कम से कम कितनी फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए डिस्क की कि आपका कॉइन जस्ट स्लिप होना शुरू कर। इमेजिन करिए आपका डिस्क धीरे धीरे मूव कर रहा है, धीरे धीरे मूव कर रहा है, उसका स्पीड बढ़ रहा है, मतलब फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है। तो एक टाइम आएगा, जो फ्रीक्वेंसी बढ़ते बढ़ते एक टाइम आएगा कि वो कॉइन धीरे से स्लिप होना शुरू होगा। आपने ये चीज, एक बहुत ही रैंडम एग्जांपल है ये, अगर आप
फन एंड फेयर या कोई ऐसे पार्क अम्यूजमेंट पार्क में जाते हैं, है ना, जैसे इमेजिका या कहीं पे, तो वहाँ पे एक गेम होता है, पता है, वो गोल गोल घूमता रहता है और हमको उसमें बैठ जंप मारने का, और वो फास्ट घूमेगा तो हम बाहर की तरफ गिर जाते हैं, पुश हो जाते हैं, है कि नहीं। तो ऐसे कुछ कॉइन की बात हो रही है कि आपका ग्रामोफोन घूम रहा है तो एक पर्टिकुलर स्टार्टिंग में तो कॉइन नहीं हिलेगा, लेकिन अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ती जाएगी ना तो एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे वो स्लिप होना शुरू होगा, मूव करना है। तो पूछा कौन सी फ्रीक्वेंसी जिस पे वो स्लिप करेगा, मिनिमम फ्रीक्वेंसी, दैट्स द क्वेश्चन। तो जिस समय वो स्लिप कर रहा है उस समय क्या हो रहा है, मतलब स्लिप करने से जस्ट पहले का कंडीशन में बोल रहा हूँ, उस समय तक जो बाहर का सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है और अंदर का सेंट्रीपिटल फोर्स है वो बैलेंस होना चाहिए। अब यहाँ पे कौन है सेंट्रीपिटल फोर्स, सिंपल, मैंने आपको बताया था, कार जब घूमती है तो कौन होता है सेंट्रीपिटल फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स। तो यहाँ पे वही चीज है, क्योंकि फ्रिक्शन है तो कॉइन और डिस्क का जो कनेक्शन है उसमें जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो सेंटर की तरफ एक्ट होगा और आपका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स वो बाहर की तरफ एक्ट होगा। तो यहाँ पे आपका जो फ्रिक्शनल फोर्स है, जो कि आपका सेंट्रीपिटल फोर्स है, दैट शुड बी इक्वल टू द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। बैलेंस कंडीशन की बात कर रहा हूं कि इसके जस्ट बाद वो स्लिप करेगा। अभी फ्रिक्शनल फोर्स स्टैटिक फ्रिक्शन है तो आपको लास्ट ईयर था, इट इज गिवन बाय μs into n। आई होप यू, आपको याद हो, n इज द नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हम लोग ले सकते m ओमेगा स्क्वायर r, वैसे इसके तीन फार्मूला है ना, एक फार्मूला तो है m ओमेगा स्क्वायर r, m v स्क्वायर बाय r, m v ओमेगा। आप पूछेंगे सर ये तो आपने सेंट्रीपिटल के लिए दिया था, लेकिन मैंने आपको बोला था कि बैलेंस कंडीशन में यही सेंट्रीफ्यूगल भी हो जाता है, क्योंकि सेंट्रीपिटल इज इक्वल टू सेंट्रीफ्यूगल, है कि नहीं। आगे μs, n का फॉर्मूला होता है mg, याद करिए, नॉर्मल रिएक्शन। m ओमेगा इज फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी या एंगुलर वेलोसिटी, 2 pi n द होल स्क्वायर, n इज द फ्रीक्वेंसी, और r इस फ्रीक्वेंसी को हम लोग चाहिए तो मिनिमम लिख देता हूं मैं, मिनिमम, दोनों साइड का m और n काट के। μs का वैल्यू दिया उन्होंने 0.5, अभी g को बोला पाई स्क्वायर लेना, तो विल टेक इट एज पाई स्क्वायर, स्क्वायर करेंगे तो 4 पाई स्क्वायर n मिनिमम इनटू स्मॉल r का वैल्यू है n मिनिमम स्क्वायर है, स्मॉल r का वैल्यू है 2 into 10⁻², दोनों साइड का पाई स्क्वायर कट जाएगा, है ना। 0.5 4 2 और इसको नीचे ले आते, 4 into 2 into 0.10⁻² इक्वल टू n मिनिमम स्क्वायर। अभी 10⁻² ऊपर आएगा तो 10⁻+2 हो जाएगा, 0.5 से मल्टीप्लाई आएगा तो 50 हो जाएगा, 50/4 into 2 is equal to n minimum square, 225 अभी 25/4 को अगर आप स्क्वायर रूट लेते हैं तो 5/2 is equal to n minimum, तो n minimum is equal to 2.5 rps, this is the unit of frequency, revolution per second। ये आंसर दिया आपके टेस्ट में, तो तभी होगा जब आप इसको 2 लेंगे, सॉरी रेडियस को 2 लेंगे, पाई लेंगे तो ये आंसर मैच नहीं होता। तो ये तो पहला आंसर हुआ। दूसरा क्या पूछा उन्होंने, बाय व्हाट फैक्टर विल द आंसर चेंज इफ द कॉइन इज ऑलमोस्ट एट द रिम। क्वेश्चन ये पूछा कि अगर कॉइन यहाँ की जगह में एंड पे रख दूं, इधर यहाँ की जगह अगर एंड पे रख दूं तो फ्रीक्वेंसी कितने से चेंज होगा, ये क्वेश्चन पूछा, बाय व्हाट फैक्टर विल द आंसर चेंज। तो जो फ्रीक्वेंसी 2.5 थी तो कितने से चेंज होगा अगर मैंने उसको शिफ्ट किया एट द रिम, रिम मतलब एज पे। अभी एज पे चेंज हुआ तो हमारे में आंसर में क्या चेंजेस आएगा, n। अभी मैं सेकेंड फ्रीक्वेंसी लेता हूँ, इसको मैं फर्स्ट समझता हूँ, इसको सेकेंड लेता हूँ। अभी इसमें चेंजेस क्या आएगा कि सिर्फ r का वैल्यू चेंज होगा, r जो इधर 2 है वो कितना हो जाएगा, वो 8 हो जाएगा, क्योंकि आपका ये रेडियस 8 है और सबको कोई चेंजेस नहीं है, सिर्फ जो चेंज होगा वो 2 की जगह पे 8 हो जाएगा, क्योंकि 8 सेंटीमीटर रेडियस है। तो जहां पे आपका आंसर 2 है वहां पे आपका आंसर 8 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा इधर, n2 स्क्वायर इज इक्वल टू 50/4 into 8। देखिए मैंने ये चीज नहीं समझाई, आप डायरेक्टली लिख सकते हैं क्योंकि ऑलरेडी लिखा हुआ है, आपका चेंजेस जैसे मैंने बताया सब कुछ सेम रहेगा, सीधे जो 2 है ना, 2 की जगह आप ले लेंगे 8, क्योंकि आपका रेडियस अब 8 हो जाएगा। तो फिर कैंसिल करते हैं, 2 4 2 25
n2 स्क्वायर इज 25/16, स्क्वायर रूट लेंगे तो 5/4। ये 5/4 है और ये 5/2 है। क्वेश्चन ये पूछा है कितने से चेंज हुआ, तो n2/n1, n2 है 5/4 और n1 है 5/2, 5 कट 2 पर चला जाएगा। n2/n1 इज इक्वल 2/4 इज इक्वल 1/2, n2 इज इक्वल हाफ n1। कितने से चेंज हुआ फ्रीक्वेंसी? आधे से चेंज हुआ। ये टेक्स्ट बुक में आंसर है, तो मैंने टेक्स्ट बुक के फॉर्म में आपको आंसर एक्सप्रेस करके दिखाया है। आई होप आपको ये समझ में आएगा। समझ में इसलिए आएगा कि आपका कंसेप्ट क्लियर हो। अगर आपको एक कंसेप्ट समझ में आ गया कि फ्रिक्शनल फोर्स ही आपका सेंट्रीपिटल फोर्स है और वो सेंट्रीफ्यूगल को बैलेंस करता है, तो आपके लिए आंसर बड़ा इजी होगा। तो आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया। यू मस्ट हैव लाइक दिस लेक्चर, so we'll stop this lecture. Thank you very much for watching this video. Next third lecture will come with the third part of the lecture.